हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्टूडेंट्स देखिए, आज हम नीट 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स में उसका डिस्कशन करेंगे। बच्चों, अगर आपने नीट एग्जाम दिया होगा तो आप खुद को वेरीफाई कर सकते हैं जो आपने आंसर किया है। अभी एनटीए का तो आंसर की आया नहीं है, तो आप उससे पहले वेरीफाई कर सकते हैं कि आप का कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। आप को आगे जाके क्वेश्चन को चैलेंज करने में भी ये सेशन आप हेल्प करेगा। बाकी जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं या 11th स्टैंडर्ड में हैं तो उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज आपको जो एनटीए है उसका क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेडिशनल अप्रोच आपको ध्यान में आएगा। सो इस बार जो टेस्ट हुआ है नीट 2021, ये मैं पेपर कोड P1 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, ठीक है। सो इसमें कैसा है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों का बोलना है कि थोड़ा सा फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी था। थोड़ा वो था लेंदी, है ना, ये तो मुझे भी लग रहा है। सो कोई बात नहीं, सो इसलिए आपका प्रिपरेशन का मेथड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। चलिए, तो अभी जो है पेपर का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको आप अगर देखेंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन जो है नीट का जो लेवल है उस पर बनाए गए हैं। थोड़ा बहुत लेंदी है कुछ क्वेश्चंस, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, हैं? ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो थोड़ा सा आप भी मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पोटेंशियोमीटर को लेके क्वेश्चन है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर को हम यूज करते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ को मापने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ईएमएफ कितना दिया है? 1.5 वोल्ट। जब सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, जैसे आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो 1.5 वोल्ट अगर है तो इसमें आपको बैलेंस पॉइंट कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। एंड और एक सेल है जिसका ईएमएफ 2.5 वोल्ट है, तो बैलेंस पॉइंट जो है उसका लेंथ क्या होगा? बच्चों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में आप फटाफट कर सकते हैं। बिकॉज आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर में ईएमएफ जो है, ईएमएफ इट इज प्रोपोर्शनल टू नल डिफ्लेक्शन लेंथ, राइट। तो जिस लेंथ में नल डिफ्लेक्शन मिलता है गैल्वेनोमीटर में, उस लेंथ को प्रोपोर्शनल है, जिसको यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ लिखा गया है। तो इसलिए आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2, और इससे आपको बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको ऑलरेडी E1 दिया है, सो E1 is given as 1.5 volt, 1.5 divided by 2.5 is equal to L1। L1 कितना दिया है बच्चों? 36 सेंटीमीटर। सो 36 डिवाइडेड बाय L2। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए और यहां से आपको लेंथ आ जाएगा। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15/25, इसको सॉल्व करके देखिए L2 जो है ये आपको मिलेगा। इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब आपको मिलता है 60 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो दैट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 2 है। सो जो सेकंड आंसर है तो ये इसका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें स्पीड मेंटेन करेंगे। सो ये नीट का इस साल का सेकंड क्वेश्चन जो है, इन्होंने यहाँ पे ना कि मैट ऐसा कलम मैचिंग का क्वेश्चन दिया है, राइट। दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स मैचिंग, ऐसा नहीं है। देखो, इसमें ए का, बी का, सी का, डी का एक एक ऑप्शन जो है करेक्ट है, राइट। ये सिंपल कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। इसमें देखिए ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है, राइट। सो यहाँ पे कुछ ए वाला कॉलम में देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड, करंट डेंसिटी, ये सारे हैं। एंड राइट हैंड साइड में इस ऑप्शंस दिए हैं। बच्चों, क्या लगता है तो यहाँ पे इस मैच द कलम का आंसर कौन सा अप्रोप्रिएट होना चाहिए? सोचिए, आपको पता होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड यहाँ पे पूछ लिया गया है। सो हम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखते हैं, सो Vd इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे, यहाँ पे स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम एंड स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्रेशन है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज होगा, जो रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इसको हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टिविटी का अपना एक्सप्रेशन है।
रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना बच्चों। तो यहां से आपको रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम ये तो पता है हमको, करंट डेंसिटी बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक एक्सप्रेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ओके, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना, जैसे ओम्स लॉ है वैसे ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, यहां से आपको सिग्मा मिलेगा। ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो राइट आंसर आ रहा है ये ए का आर आएगा, मतलब बीट वेलोसिटी का कौन सा आएगा, आर आएगा, और बी मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, उसका कौन सा आएगा, यस, ए का आर आएगा, बी का बी मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और ये क्या है, कंडक्टिविटी, यहाँ पे सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, राइट बच्चों। देखिए तो रेजिस्टिविटी को आप ऑल्सो लिख सकते हो 1 बाय सिग्मा, राइट। तो सिग्मा कितना आ रहा है, यहाँ पे सिग्मा आता है J बाय ई, सिग्मा अगर J बाय ई है तो रो कितना होगा, E बाय J, समझ पा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का आंसर कौन सा आएगा, ऐसा आएगा, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो इसका राइट आंसर एकदम कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स, ये ना सेकंड जो है इसका राइट आंसर आएगा, ए का आर आएगा, राइट, इसका आर आएगा, बी का एस आएगा, ये बी वाला ऑप्शन, ये ए वाला ऑप्शन आर आएगा, राइट, सी का पी आएगा, सी में क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड मींस रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है ये वाला एक्सप्रेशन में आपको ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन बता चुका हूं, तो इसलिए सी का जो है पी होगा राइट आंसर, दैट मींस ये जो है ना ये सी ऑप्शन के लिए आएगा। और लास्ट को जो है करंट डेंसिटी, राइट, सो करंट डेंसिटी जो है इसका भी कौन सा ऑप्शन आएगा, क्यू ऑप्शन आएगा, है ना, ये आएगा डी वाला का क्यू ऑप्शन आएगा, ठीक है, दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर 2 आना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे और एक रिलेशन आपको पता होगा कि जो करंट है, हम करंट को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, राइट, आई क्या है, करंट है, पर अगर आपको करंट डेंसिटी चाहिए, सो करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, सो दिस इंप्लाइज J, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, J को लिखा जा सकता है करंट बाय एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ये होगा एन ई इंटू वी डी, है ना, जो कि ये वाला क्यू वाला ऑप्शन है, राइट। तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो थ्योरी है उसको बेस करके ये मैथ द कलम बनाया गया है। सो यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन, ये करंट का एक्सप्रेशन है, राइट, सो करंट का एक्सप्रेशन, ब्रीथ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यहाँ पे करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन, ये कई सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां से पूछा गया है, जरा क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, यहां पे आपको दिया है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत बड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट, और कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ओके, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू कंडक्टर। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, और ये 20 सेंटीमीटर दूरी में है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है बच्चों, है ना, हाँ, तो कितना फोर्स लगता है, फॉर्मूला क्या है फोर्स का, पता है क्या नहीं आपको बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बस डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू बी बी साइन थीटा, बट थीटा तो यहाँ पे 90 होगा, क्यू होगा, समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे करंट, जो करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया है ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, सो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर का फील्ड का डायरेक्शन कौन सा रूल से मालूम पड़ता है, हाँ, ये कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, सो करंट राइट को है, राइट हैंड थंब रूल से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, राइट, और
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, ये है इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v, और इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपको ऑलरेडी दिया है स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। तो हो गया, बस आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्स मिल गया, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो B विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा देते हैं, इनफाइनाइट कंडक्टर। सो इनफाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई इनटू r परपेंडिकुलर। इसमें सारे वैल्यूज पुट कर देना, वहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको फोर्स आ जाएगा। सो दैट यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट, करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, अपॉन 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2। बच्चों इससे आपको फील्ड कैलकुलेशन हो गया है। हम ये सब कुछ जो है एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं, राइट। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आपको टेस्ला यूनिट में आएगा। ये जो भी आएगा ये आएगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ला। वंस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन हो गया है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, इनटू इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे कैलकुलेशन आपको आंसर दे देगा, राइट। सो जब आप इसका कैलकुलेशन करते हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, इसको पुट करने के बाद बच्चों आपको है ना, ये आपको फर्स्ट आंसर दे देगा। ऑप्शन 1 जो है ये होगा इसका राइट आंसर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। सो क्यू भी बी साइन 90 कितना आ गया, 1 आ गया, ये तो 1 आ गया है, इसको भर देंगे और आंसर आ गया। तो बेसिकली ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पूछा गया है। तो नीट का इस साल का जो पेपर है, जो अभी अभी 2021 में आया है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो आपके लिए काफी वैल्यूएबल सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। बाकी सर ऑप्शन दे दिया है क्या बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये तो बच्चे को पता है ना। सो पोलर मॉलिक्यूल्स मींस वो मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे काम करना चाहिए, राइट। आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, जैसे -q, हाँ, -q प्लस q, सो equal and opposites are separated by certain distance. Okay, so this is called as a dipole. स्टूडेंट्स, जो पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल आप जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसकी वजह से चार्ज का सेपरेशन होता है ना। सो इसलिए डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर 1 होना चाहिए, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोमेंट। सो सॉरी, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका होगा हम इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर डिस्टेंस को d मान लिया गया तो ये होगा डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा, 1 आएगा। जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो हीट से पूछा गया है, हीट फिनोमेना से पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, cup of coffee cools from 90 degrees centigrade to 80 degrees centigrade in 2 minutes when the room temperature is 20 degrees centigrade. इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन ऐसे दिया है जैसे कि ये है चाय का कप, है ना, हाँ, इसमें चाय भर दिया। ओके, जब हमने उसमें चाय भरा, समझ पा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर था, ये जो चाय है इसका इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, राइट। तो 90 डिग्री से और सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दिया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो 90 से अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, है ना। चाय का कप कैसे ठंडा होता है पता है आपको, जैसे कि सपोज सवेरे सवेरे आपको मम्मी ने क्या किया, गर्मा गर्म चाय पकड़ा दिया, है ना। सो थोड़ी टाइम आप वेट करोगे, चाय क्या होगा, ठंडा होता रहेगा। बच्चों क्या पता है ये चाय को ठंडा करने में कौन सा प्रोसेस ज्यादा इन्वॉल्व होता है, हाँ, रेडिएशन नहीं, कंडक्शन नहीं, कन्वेक्शन नहीं, इवापोरेशन, है ना। गर्मा गर्म चाय से देखो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते जा रहे हैं, और ड्यू टू इवापोरेशन चाय को ठंडा करने में जो लीडिंग प्रोसेस है वो इवापोरेशन है।
उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना दिया 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा है। सो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन ये 90 से 80 होने में टाइम लग गया टी मिनट। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। सो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे 90 से 80 चला गया, अब वो 80 से 60 को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो यहां पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पहले कहां से कहां गया, तो इनिशियली 90 से 80 को जा रहा है, बाद में 80 से 60 को जा रहा है, सराउंडिंग टेम्परेचर तो 20 रहने वाला है, वो कहां बदलेगा, है ना। सो बच्चों अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा। अगर टाइम टीडियस लग गया तो आपको टीडियस पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको एक लॉ यूज करना पड़ेगा। कौन सा लॉ, कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा? यस, उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर सकते हैं। जबकि आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो तो कहां डिफाइन हुआ था? याद है रेडिएशन पढ़ते टाइम, रेडिएशन पढ़ाई करते टाइम हमने जो है स्टीफेंस लॉ पढ़ा था, है ना, याद होगा स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, हीट ट्रांसमिशन बाय रेडिएशन, याद करो। वहीं पे स्टीफेंस लॉ का एक अप्रोक्सीमेशन में आपको न्यूटन्स लॉ आता है, रेडिएशन में आता है। बट इस क्वेश्चन में जो भी चाय का कप दे दिया, कप ऑफ कॉफी दे दिया है, चाय कॉफी जो भी है ना, तो मैंने एक्चुअल आपको प्रोसेस बताया, एक्चुअल प्रोसेस इवेपोरेशन है। चाय को ठंडा करने में, कॉफी को ठंडा करने में जो एक्चुअल प्रोसेस होता है इवेपोरेशन होता है। बट स्टिल इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम न्यूटन्स लॉ ही यूज करेंगे। एज पर गिवन इंफॉर्मेशन अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो आपका न्यूटन्स लॉ से ही आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन में। सो बच्चों क्या करें, न्यूटन्स लॉ याद करो। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये इससे आपका आंसर निकालना है। बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है कि न्यूटन्स लॉ में ये बताया जा रहा है कि डी थीटा बाय dt, हम इसे लिख सकते हैं डी थीटा बाय dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा माइनस थीटा नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा नॉट जो है ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इसको एक अप्रोक्सीमेट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका थीटा नॉट तो ऑलरेडी दिया है, ये तो थीटा नॉट ही है, राइट। और थीटा देखो, थीटा तो वेरी कर रहा है, ये जो थीटा है ये कांस्टेंट नहीं है। ये थीटा पहले 90 था, 90 से डिक्रीज करते करते 80 हुआ, और बाद में 80 से डिक्रीज करते करते 60 होने वाला है। तो आप कौन सा थीटा यूज करोगे, आप कौन सा लेंगे? ये तो वेरी कर रहा है। इसलिए बच्चों यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, क्योंकि ये सब वेरिएशन लीनियर दिख रहा है ना, तो आप इसको एवरेज ले सकते हैं। सो यू हैव टू कंसीडर एवरेज वैल्यू, दैट मींस ये जो थीटा है, ये जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेना है, राइट। एवरेज लिया जा सकता है बिकॉज़ यहाँ पे वेरिएशन लीनियर है, ग्राफ इसका समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पे डी थीटा बाय dt का बता रहा हूँ मैं, थीटा का नहीं बता रहा हूँ। डी थीटा बाय dt का वेरिएशन लीनियर है, सो दैट यहाँ पे एवरेज पुट करना, सो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस केस में अगर हम ऐसे करें, अभी देखिए, सो ये जो एक्सप्रेशन है हमें यूज करना है। डी थीटा का मतलब क्या है? डी थीटा का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस। लाइक मैं इसको यहां लिखना चालू करता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छे से। सो डी थीटा को मैंने पहले लिखूंगा 90 माइनस कितना 80, क्योंकि डी थीटा का मतलब क्या है? बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस आया वो डी थीटा है, राइट। सो 90 माइनस 80 बाय टाइम को तो उन्होंने टी बताया, सो चलो के लिख देते हैं, और थीटा एवरेज को लिखना पड़ेगा 90 प्लस 80 बाय 2, इसका अरिथमेटिक मीन माइनस थीटा नॉट कितना है 20 है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो है मैंने इसी एक्सप्रेशन को यहां पे इस्तेमाल किया, और इससे ना आपको डायरेक्टली के मिल जाता है, समझ पा रहे हैं? सो मेथड्स देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आपको सॉल्व करना है। सो इससे आपको के का एक्सप्रेशन मिलेगा, तो यहां से के का एक्सप्रेशन मिलने के बाद सिमिलर एक्सप्रेशन आपको दूसरी स्टेप के लिए लिखना है, और उससे आपका आंसर आएगा। सो बच्चों जैसे अभी हम 90 से 80 को जा रहे हैं, अब हम 80 से 60 को जाएंगे, तो आपको लिखना तो वैसे ही करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? फिर हमको लिखना पड़ेगा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टाइम को टी डैश ले लेते हैं, के इनटू यहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा 80 प्लस 60 बाय 2,
दिस माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 है, राइट। सो अगेन हम यहाँ पे सिमिलर सेम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको बता दिया कि डी थीटा बाय dt इज इक्वल टू k इनटू थीटा एवरेज लेना माइनस थीटा नॉट। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है, राइट। सो अच्छा, पहला इंफॉर्मेशन से आपको k मिल चुका है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको TDS मिल गया, ठीक है। सो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, जैसे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आता है थर्ड आंसर है। आप अगर आंसर की जो है ना, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये थर्ड जो ऑप्शन है ये इसका आंसर आएगा 13/5t आएगा, क्योंकि यहां से आपको ना के आएगा, आप अगर कैलकुलेशन करोगे ये आएगा 10/t आएगा, इसमें एवरेज लेंगे 20 माइनस करेंगे, यहाँ से के निकलेगा और उस के को दूसरे स्टेप में पुट करना है। आपको समझ में आया? यहाँ से के ढूंढिए, के ढूंढ के फिर आप क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए तो आपको TDS आ जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन से आपको TDS फाइंड आउट करना है, राइट। और आप फाइंड आउट करके देखना, जैसे मैंने कैलकुलेशन कर चुका हूं, इसका आंसर 13/5 होगा, आपको करना है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, सो दैट मींस ये हीट फिनोमेना से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है, दैट मींस सेमीकंडक्टर चैप्टर से क्वेश्चन को पूछा गया है। सो बच्चों, जेनर डायोड्स, ये जेनर डायोड का क्वेश्चन है। A zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator। बच्चों ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जेनर डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट नहीं होता, ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। और ये कहाँ ऑपरेट करता है? इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस एंड ऑपरेटेड इन ब्रेकडाउन रीजन। जेनर डायोड जो है ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है और रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट देख लें, चलो ये तो सही है, ये तो बिल्कुल बराबर बोला है ना। सो सेकंड में क्या दिया, तो पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3। ये तो गड़बड़ी दिख रहा है। क्या पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो बैरियर वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है, वो क्या 0.1 से 0.3 होता है? नहीं, ये तो जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए तो 0.7 होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, तो इसलिए ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, नो नो नो, इसका सही आंसर आप बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा आना चाहिए? हाँ, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, और बी क्या है, इनकरेक्ट है। इसका आंसर कौन सा आएगा? सो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, आई मीन न्यूक्लियर चैप्टर से क्वेश्चन को पूछा गया है। A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass number 120। मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस था, समझ पा रहे हो, एक हेवी न्यूक्लियस था, बड़ा न्यूक्लियस था, वो खुद को ना दो पार्ट में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, पर दोनों का मास नंबर इक्वल दे रखा है, 120 है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6। दैट मींस ये देखिए, जब ओरिजिनल न्यूक्लियस का ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ध्यान में रखो, पर बाद में आपको क्या दिख रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया है, 8.5 हो गया है। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा बच्चों? बढ़ेगा ना। हाँ, पर न्यूक्लियन अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया ना तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट। सो हमें पूछा गया है the total gain in binding energy in the process। टोटल कितना इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी गेन हुआ, ये पूछा जा रहा है। सिंपल कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन, बस इसमें आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। बच्चों देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? है देखो, 120 इंटू 8.5, ऐसा दो आएगा, 120 इंटू 8.5, बिकॉज पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्लस 120 इंटू 8.5। ये देखिए, ये बाद में जब दो फ्रैगमेंट हो गए है ना, न्यूक्लियस का ब्रेक हुआ, न्यूक्लियर फिशन हुआ, न्यूक्लियर फिशन होने के बाद जब दो अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे ना, उनको ऐड कर दिया, इससे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी, आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। सो 240 इनटू कितना, 7.6,
ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको माइनस कर दीजिए, इससे आप कैलकुलेशन करने के बाद आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि करीब करीब 216 आएगा, है ना। ये करीब 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दैट मींस इसका आंसर जो है ये करीब 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर जो है आएगा 1, राइट। सिंपल बाइंडिंग एनर्जी को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो कहां से आया है? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है, ठीक है। देखो, two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by wire. Then the ratio of surface charge densities of the spheres क्या होगा? दो कंडक्टिंग बॉडी को जब आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होता है? सोचो, दोनों को जोड़ेंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा। कब तक शेयरिंग होता है? जब तक पोटेंशियल सेम होता है। चार्ज का शेयरिंग तब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना होगा, या जब तक पोटेंशियल इक्वल ना होगा। बस आपको क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल को इक्वल करना है। एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमें रेडियस r1 r2 रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अगर आपने कनेक्ट किया, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, राइट, इसका चार्ज q1 है, इसका चार्ज q2 है, बट हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 1 के टर्म में देना है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है 1/4πε0, अगर हम मेटालिक स्फीयर लेते हैं तो Q बाय R होता है क्या? नहीं, है ना। आप इसको सिग्मा में बदल लो, आप हैं, Q में मत रखो, इसको सिग्मा में बदलेंगे तो ये होगा 1/4πε0। Q को क्या लिखना? सिग्मा इंटू 4πr², है ना, होल डिवाइडेड बाय R। देखो ना, ये सब कट गया, है ना, ये सब कैंसिल हो गए हैं, तो आपको फाइनली क्या मिला? ओके, तो इससे जो है आपको मिलता है सिग्मा 4π कैंसिल, सिग्मा r/ε0। तो पोटेंशियल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा और r का प्रोडक्ट को। यही तो आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, राइट। तो इसलिए क्योंकि दोनों मेटेलिक बॉडी है, आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, तो उनका पोटेंशियल को सेम करना पड़ेगा। जैसे ही आप पोटेंशियल सेम कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? V1 = V2, दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर देना। सो सिग्मा 1 r1 = सिग्मा 2 r2। समझ पा रही है? आपको क्या चाहिए? सिग्मा 1। अच्छा, सिग्मा 1/सिग्मा 2 चाहिए, तो ये हो गया r2/r1। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों, जरा देखो। हाँ, ये आ गया, ये आ गया, ये वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये होगा थर्ड ऑप्शन, होगा क्या? यस, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन आ गया। समझ पा रहे हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बस आपको पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना है और दोनों स्फीयर का पोटेंशियल को इक्वल कर दीजिए, इसका आंसर आ गया, राइट। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो लग रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हाँ, एसएचएम का क्वेश्चन है। देखो, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। अच्छा, उसका फ्रीक्वेंसी n है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब पार्टिकल वाइब्रेशन करेगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगा, एक्सेलरेशन वेरी करेगा। उस वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है? n है। और हमको पूछा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पढ़े हो? हाँ बच्चों, देखिए, आपको पता होगा कि जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जरा सोचिए, ये देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सो हम ऐसा करते हैं, ये सपोज डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, y वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन बनाया गया है। ध्यान से देखिए, ये जीरो है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड यहां से लेके यहां तक है। कभी आपने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा है? सपोज मैंने यहाँ पे y को एक्सप्रेस करूंगा, y क्या है? a sin ओमेगा t, है ना, क्योंकि मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया। हाँ, समझ पा रहे हो? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिखा हाफ के वाई स्क्वायर, तो ये हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया बच्चों। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर फंक्शन पे डिपेंड करता है, साइन स्क्वायर फंक्शन। अगर आप इसको प्लॉट कर देंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम को अगर किसी ने प्लॉट किया तो आपको साइन स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ आएगा। और क्या ग्राफ ऐसा आएगा? ये देखिए, ये साइन स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो रिपीट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का जो स्टेट रिपीट हो रहा है, ये कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है? ये तो t/2 है। सो हर t/2 टाइम में
दैट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम पीरियड हाफ हो गया है। टाइम पीरियड हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी तो डबल होने वाली है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी को कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे टाइम पीरियड t है तो यहाँ का टाइम पीरियड t/2 है। अगर टाइम पीरियड हाफ हो गया है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डबल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये थर्ड होगा। 2n इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हैं? देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेके, ये क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन को लेके क्वेश्चन था। चलिए अब देखो वापस न्यूक्लियर फिजिक्स में आ गए। ये क्वेश्चन वापस न्यूक्लियस का है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड इज 100 आवर्स। ओ, आपको हाफ लाइफ ही दे दिया। अच्छा, हमें हाफ लाइफ दे दिया है 100 आवर्स, राइट। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, क्या पूछा गया है? फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट रिमेन्स आफ्टर 150 आवर्स। ओके, सो आपको टोटल टाइम दिया है 150 आवर्स। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करोगे? क्या आपको याद है रेडियो एक्टिविटी का? याद करो स्टूडेंट्स। आप जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ते थे तो उस समय आपने ये एक्सप्रेशन देखा होगा, n = n0 e⁻⁻⁷ ये तो एक्सप्रेशन सबको पता है। n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑन डिकेड न्यूक्लाई, डिकेड नहीं है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑन डिकेड न्यूक्लाई एट एनी इंस्टेंट स्मॉल t। और n0 क्या है? जो पहले था वो n0 है ना। तो इसको यूज करके हाफ लाइफ के बारे में आपको अच्छे से पता है। ये वो टाइम है जिसके बाद आधे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, डिके हो जाते हैं, जिस टाइम के बाद हम इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। बच्चों इसको यूज करके यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने बनाया था, याद करो कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला ये था n/n0। तो स्टूडेंट्स हम इसको ना ऐसा लिख सकते हैं, n/n0 = 1/2 to the power small n, where small n = number of half lives। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। सो n = नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ओके, जिसको आप स्मॉल t बाय t हाफ लिख सकते हैं। मतलब टोटल टाइम को, है ना, टोटल टाइम को हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ में डिवाइड कर देंगे, उससे नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगा। यही एक्सप्रेशन यूज करना है बच्चों। जो नंबर के लिए एक्सप्रेशन आएगा वही एक्टिविटी के लिए आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा n, अगर मैं ऊपर भी लैम्डा मल्टीप्लाई करूं नीचे भी लैम्डा मल्टीप्लाई करूं तो एक्सप्रेशन वही है क्या, हाफ टू द पावर स्मॉल t बाय t हाफ। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट है। जब लैम्डा को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है एक्टिविटी। बच्चों इसका इसलिए जो फॉर्मूला है a/a0, where a stands for activity is equal to 1/2 to the power small t कितना है बच्चों? ये तो आपको बता दिया, स्मॉल t है 150/100। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके आपको आंसर तो आ चुका है। अब तो आप आंसर निकाल दोगे, हाफ टू द पावर। ये देखो 0 0 कट जाएगा, इसको 5 में कैंसिल करेंगे, ये 3/2 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है ये तो थर्ड ऑप्शन आ गया। सो 3 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और एक बार स्टूडेंट्स देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी में ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसी एक्सप्रेशन को लेके हमें यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, राइट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में याद कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में याद करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 3D में आप इसको समझने को कोशिश करोगे तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है तो ये किसका वेरिएशन है? ये है मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आप सभी को पता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। कौन सा एक्सिस में? एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट हो रहा है। So for a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination gives the correct possible directions of electric and magnetic field respectively? That means बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन को जान से लेना पड़ेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आपको ऑलरेडी यहां पे एक्सप्रेशंस दिया है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उन वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शंस दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? स्टूडेंट्स आपको याद दिला दूं,
यहां पे याद रखिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप। केयरफुली ध्यान दीजिए, अगर इस तरफ प्रोपेगेट हो रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका होगा? क्या मैं इस डायरेक्शन को डायरेक्शन इज गिवन बाय ऐसे लिख सकता हूं? सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is given by E vector cross product with B vector। जो E vector cross B vector है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया लगाना है। तो जैसे कि देखो ना, E क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल तो यूज करना पड़ेगा। E क्रॉस B करेंगे तो थंब आई कैप की तरफ जा रहा है। यस, तो बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, दैट मींस 1 2 3 4, इनमें से किसको किसको क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको आई कैप मिलेगा, उतना आपको देखना है। आपको दिख रहा है या नहीं? इस वेक्टर दिख रहा है कि नहीं बच्चों? देखो माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस, अरे ये तो वही है, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे माइनस जे कैप क्रॉस के कैप, सॉरी प्लस के कैप है, समझ पा रहे हो? माइनस जे कैप प्लस के कैप सेम टू सेम आ गया। और क्या इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना मिलेगा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखो 0 मिलेगा। ये जो है ये वही है, उसी वेक्टर को उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिलेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सेकंड में भी तो वही दिख रहा है। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में भी जे कैप प्लस के कैप अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जे कैप क्रॉस सॉरी प्लस के कैप, ये भी सेम टू सेम है, तो इसके 0 आ गया। सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। थर्ड ऑप्शन ये देखिए, माइनस जे प्लस के और ये माइनस से माइनस के, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए क्या मिलता है आपको। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में माइनस जे प्लस के, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चों माइनस जे माइनस के साथ, तो क्या मिलेगा? क्या ये 0 होगा या नॉन 0 होगा? सोच लीजिए। तो इस केस में ये 0 होगा ही नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, देखो जे क्रॉस दे तो 0 आएगा, पहला टर्म क्या आएगा? 0 आएगा, माइनस से 0, ठीक है। पर यहाँ पे जे क्रॉस के ये कौन सा आएगा? आई कैप आएगा, ये आएगा आई कैप। फिर के क्रॉस जे ये भी आई कैप आएगा, क्योंकि माइनस साइन है ना, के क्रॉस जे एक्चुअली माइनस आई कैप होता है, माइनस माइनस होकर प्लस हो गया है, तो ये आएगा प्लस आई कैप प्लस के क्रॉस के 0। अरे ये तो आ गया आंसर, ये तो 2 टाइम्स आई कैप आ रहा है, थर्ड में 2 टाइम्स आई कैप आ रहा है, सोचो। और फोर्थ में भी देखो जे क्रॉस के, ये तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ही होगा, क्योंकि फोर्थ का भी तो 0 आ रहा है बच्चों। फोर्थ का इसलिए 0 आएगा क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ऐसा करूँ ना, फोर्थ ऑप्शन में देखिए जे प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट करना, इसमें ना माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो भी वही आएगा, जे प्लस के, समझा? तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन ऊपर आएगा और एक का नीचे आएगा, तो एंगल 180 आएगा। जे प्लस के और ये माइनस जे प्लस के, डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था डी आएगा, राइट। सो क्योंकि ये देखो ना, आई क्या आपको रिप्रेजेंट किया। चलिए, हाँ समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वापस आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस उस चैप्टर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर में जो फील्ड वो दे दिया है, स्पेस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी दे दिया है, डिस्टेंस डी दे दिया, क्या क्या दे दिया थोड़ा देख लेते हैं। एरिया ऑफ द प्लेट ए दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट दे दिया, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसका मतलब है दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, ये तो वैक्यूम है। और हमें पूछा जा रहा है क्या? एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी इन कैपेसिटर पूछ रहा है। स्टूडेंट्स फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या हम एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ एनर्जी स्टोरेड इन द कैपेसिटर पूछ रहे हैं। अच्छा, एनर्जी स्टोरेड को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्टूडेंट्स जो छोटा u लिखा हूं ना, छोटा u क्या है? ये है एनर्जी डेंसिटी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पता है या नहीं? पता है ना? हाँ, हाफ एप्सिलॉन, तो इसको यहाँ पे डाल देना और क्या, तो आपका आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम
वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। हो गया क्या? ये कौन सा ऑप्शन आ गया है, आप ही बता दीजिए, है ना? अब तो बिल्कुल बता सकते हो। सो दैट मींस कैपेसिटर के इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बोले तो ये, इसका आंसर फोर्थ आंसर आ चुका है बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन से क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन। दैट मींस हमें एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, इसको इसको और इसको फंडामेंटल लेना, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल लेना है। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पता है आपको? जिसका पूछा, किसका पूछा, एनर्जी, एनर्जी को प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स टू द पावर एक्स और एक्सेलरेशन टू द पावर y और टाइम टू द पावर z, ऐसे लिखना और सबके डायमेंशन पुट कर देना, सॉल्व कर देना और एक्स-वाई-जेड निकाल देना, है ना? है सॉल्व किया साहब। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, जो वर्क का है वो एनर्जी का है, तो एनर्जी का डायमेंशन आता है m1 l1 नहीं, m1 l2 t-2 प्रोपोर्शनल टू फोर्स क्या है, m1 l1 t-2, इसके होल की पावर x है। एरिया नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, l1 t-2 होता है ना, इसके पावर y है और टाइम के पावर z है। करेक्ट? अभी बस आपको पावर को पावर से इक्वल करना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाता है m की पावर, बच्चों m की पावर यहाँ पे x है, बस एक ही मास है। अच्छा, लेंथ की पावर क्या होगा, लेंथ की पावर यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे y है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x प्लस y, x प्लस y, और t टू द पावर कितना आएगा, -2x, t टू द पावर -2x और -2i और z सब आ गया t के पावर। तो बस आपको कंपैरिजन करना है और सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इसे सॉल्व करना। तो आपके इक्वेशन क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं कि कंपैरिजन करेंगे तो मास की पावर को मास की पावर में, तो x कितना आएगा 1 और x प्लस y कितना आएगा, x प्लस y आएगा 2 और फिर -2x प्लस -2x -2y प्लस z, यह आएगा -2। बस इससे आपको x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। x तो मिल ही गया है 1 और x प्लस y अगर 2 होते हैं तो y कितना होगा, 1 होगा। x1 y1, तो z कितना हुआ आप ही बता दो, राइट? सो इस क्वेश्चन का इसलिए राइट आंसर जो है ये आएगा सी ऑप्शन। आया आप सभी को, आ गया? हाँ, इसको पुट कर दो ना तो देखना z इज इक्वल टू 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये था डायमेंशन को लेके। इस साल ये सब क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुके हैं। नीट का 2021 अभी कुछ दिन पहले नीट एग्जाम कंडक्ट हुआ है ना? हाँ, एक दो दिन पहले हुआ और इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी 11th 12th में, आप लोग देखिए कि नीट का जो प्रिपरेशन का तरीका है तो आपको ध्यान में आता होगा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है क्वेश्चन पूछने का उसको आप रियलाइज कीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं। Next question. Particle is released from height s from the surface of Earth at a certain height. Its kinetic energy is 3 times. Okay. Information को पकड़ लेना चाहिए। At is कोई भी एक certain height में इसका kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of Earth, आपको ये कैलकुलेशन करना है, and speed of the particle at that instant. तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। काइनेमेटिक्स को यूज करना पड़ेगा, काइनेमेटिकल आइडिया यूज कीजिए। बच्चों इसमें क्या दिया है, एक काम करते हैं, कुछ हाइट से इसको ड्रॉप कर लेते हैं, राइट? ये ग्राउंड लेवल है, बस आप अभी फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। काम करते हैं, इधर से कुछ x मान लो ना, तो उसका स्पीड को भी मान लेते हैं, राइट? ये पूरा डिस्टेंस अगर s है तो ये क्या होगा, s माइनस x होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, s माइनस x होगा। तो क्योंकि ये s माइनस x दूरी ट्रैवल किया है, बिकॉज टोटल हाइट आपको s दिया है, तो क्या मैं v को √2g s माइनस x लिख सकता हूं? यस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। u कितना है, u 0 है, क्योंकि हमने बॉल को यहां से ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0 होगा। तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s, उससे आपको v मिल चुका है। अब इन्होंने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस आपको एक्सप्रेशन ऐसे बनाना है कि हाफ m v स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम यहाँ पे ग्राउंड को रेफर करेंगे, ग्राउंड का रेफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, mgx। ओके, मास कैंसिल, इसको पुट कर दीजिए। सो हाफ
बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2g इंटू एस माइनस एक्स, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मास कैंसिल, सो 3gx, इसको सॉल्व कर दीजिए, जी कैंसिल, चलो जी सब जी कट गया है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ से आपको x मिल चुका है, राइट। और वंस x मिल गया तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। कितना मिला बच्चों? x मिला क्या नहीं आपको? हाँ, इसको कैलकुलेट करके देखो, s/4 मिलता है और 1/6 मिल गया तो आपको भी निकाल सकते हो। तो भी आएगा 2g इंटू एस माइनस s/4, सो 3s/4 इसका स्क्वायर रूट, तो 2 कट गया, सो 3gs/2 का अंडर रूट है या कोई ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन सही लगा आपको? यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? अच्छा, तो ये क्वेश्चन था नीट का, इस साल का क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या आप ध्यान दीजिए, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटर को लेके जब सर्किट बनाते हैं बच्चों, सर्किट एनालिसिस करते टाइम आपको याद होगा एक शॉर्ट सर्किट का बात किया जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग वायर वो कौन सा होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, ये जो वायर आपको दिख रहा है, एक्चुअली हमें क्या पूछा गया, हमें इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हो? इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है? ये वायर को देखो, ये तो एक शॉर्ट सर्किट वायर है, क्योंकि उसमें कोई कैपेसिटर है ही नहीं, वो शॉर्ट सर्किट वायर है। इसके कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब है अगर इसको V1 लेते हैं तो इसको V1 लेना पड़ेगा, ऊपर V1 नीचे V1, तो फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो क्या ये कैपेसिटर कभी चार्ज होगा? नहीं, ये चार्ज होगा ही नहीं। इसको हटाओ, इसको उड़ा दो यहां से, इसको उड़ा देंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? बस ऊपर ही कैपेसिटर नीचे कैपेसिटर, बस हो गया काम। ये होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट C। इसलिए C इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू 2C, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ध्यान दे दीजिए, थर्ड आंसर करेक्ट है, यस। तो कैपेसिटर को लेके क्वेश्चन था, समझ में आ गया? शॉर्ट सर्किट वायर, शॉर्ट सर्किट वायर वो वायर होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स नहीं होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स नहीं होते, रजिस्टर कैपेसिटर कुछ नहीं होते हैं, और उसके अक्रॉस, शॉर्ट सर्किट वायर के अक्रॉस, शॉर्ट सर्किट वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो ये तो आउट हो गया, तो चार्ज नहीं हुआ, समझा ना? यस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगेन ये डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार दो क्वेश्चन डायमेंशन से पूछ गया। हाँ, ये क्या एनर्जी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अभी तो आपको बताया गया था एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, अभी भी आपको बोला था एनर्जी बोले तो वर्क, तो इसका क्या आएगा? m1 l2 t-2, सही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए तो आप तो पहले से पढ़ रखे हो, 9th स्टैंडर्ड से आप लोग ये फार्मूला पढ़े हो, g m1 m2 by r², ये वही फार्मूला है ना? हाँ, न्यूटन एप्पल पढ़ के नीचे बैठा, सर में एप्पल गिर गया, तो न्यूटन ये फार्मूला डिस्कवर कर लिया है ना। तो यहाँ से आपको जी का डायमेंशन फार्मूला आता है, सो आप देखिए सबका डायमेंशन फार्मूला पता है, सो इधर से जी का, आप जी को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हैं एफ, ओके, एफ r² बाय m1 m2। बच्चों डायमेंशनल फार्मूला का मतलब है हमें सब कुछ सिंबलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है, राइट? तो फोर्स के तो पता ही है आपको, m1 l1 t-2, तो r² का मतलब l², m तो m², तो कौन सा आ गया? तो यह आ गया है m⁻⁻1, क्योंकि 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। हाँ, l⁻3 t⁻²। जी का मिल गया, ई का मिल गया, डिवाइड कर दीजिए, कौन सा लग रहा है बच्चों आपको? तो इसका आंसर कौन सा आना चाहिए स्टूडेंट्स? हाँ, डिवाइड करोगे तो आप तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, इसका आंसर 2 आ जाएगा। आता है, चेक कर लीजिए। ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A lens of large focal length and large aperture. अच्छा, large focal length और large aperture is best treated as objective of an astronomical telescope. रे ऑप्टिक्स में पढ़े हो ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना? उसमें आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का ना डायमीटर बड़ा रहता है। बड़ा क्यों रहता है? पढ़ा होगा आपने कि टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ रेज, क्योंकि अरे स्टार विजर कितने दूर में रहे, देखो कितने दूर में है, तो वो कल फेंट दिखते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा रे कलेक्ट करेंगे, इमेज का ब्राइटनेस ज्यादा होगा, इन सब के लिए बड़ा रखा जाता है। और कुछ रिजल्विंग पावर का भी काम है। बच्चों पता है रिजल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या था? रिजल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है? हाँ, 1.22, सॉरी d by 1.22 लैम्डा ना, सो d by 1.22 लैम्डा। स्टूडेंट्स ये है
टेलीस्कोप का रिजल्विंग पावर। डी क्या है? डायमीटर, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर है, तो डायमीटर ज्यादा होगा तो रिजल्विंग पावर ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए देखो, लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। ये बात सही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंट है, अगर ऑब्जेक्ट फेंट है तो उसका विजिबिलिटी हमें अच्छा चाहिए ना, इसलिए लार्ज अपर्चर लेना जरूरी है, क्योंकि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोन को कलेक्ट कर पाए। समझे? और लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ensures better light gathering power। yes, वही बड़ी बात हो गया। a large aperture provides a better resolution। ये तो सामने डायमीटर बढ़ेगा, डी को बढ़ाओगे, डी को बढ़ाएंगे तो रिजल्विंग पावर भी बढ़ेगा, है ना? तो इसलिए इसमें तो सब कुछ सही आ गया। इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दिया है। ये क्या? ये तो सीधा 90 डिग्री में दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है ये तो 90 में तो इसको सीधा चला जाएगा, ये तो डायरेक्टली आगे चला गया। अलोंग नॉर्मल जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे वो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो नॉर्मल, अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट है जब ये इमर्ज होगा तो इट विल डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। बस आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करना है स्टूडेंट्स। 1690 तो ये क्या होगा? 30 होगा। ये 30 है, ये 90 है। क्या एक छोटा सा ज्योमेट्री यूज करना है। हाँ, 90 30 90 30 60, तो ये कितना होगा? 30 होगा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है अच्छे से? हाँ, 30 होगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है। तो ये ना आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे ना, ये TIR नहीं कर सकता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। आप क्रिटिकल एंगल निकाल के देखो, उससे ये छोटा हो रहा है, TIR नहीं हो सकता। पता है ना आपको? हाँ, इसलिए इमर्ज होगा। जब इमर्ज होगा, कुछ एंगल में इमर्ज होगा, चलो इसको E मान लेते हैं, और I तो 30 हो गया, और डायरेक्टली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर देते तो हमको आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे TIR होने का चांस था, बिकॉज TIR कब होता है? जब रे डेंसर से रेयरर को क्या होता है? ट्रेवल करता है, तब TIR हो सकता है। पर यहाँ पे TIR होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो एंगल ना छोटा आ गया क्रिटिकल से, तो TIR नहीं हो सकता। क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है ना आपको क्रिटिकल एंगल का? हाँ, यस। तो डायरेक्टली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। सो हमें लिखना पड़ेगा म्यू इनटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इनटू साइन ई। बाहर का कुछ नहीं बोला तो एयर मान लेंगे, और एयर का 1 होता है, आप सब लोग जानते हैं। सो म्यू कितना दिया है? √3 इनटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन ई। कौन सा आंसर आया? अरे साइन 30 तो हाफ होता है √3/2, तो ये तो 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री है क्या ऑप्शन में? यस, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो है आ चुका है 60 डिग्री। समझ में आ गया सबको? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज किया गया। आगे मूव करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए a dipole is placed in an electric field as shown in figure, in which direction will it move? एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, पूछ रहा है कि किधर जाएगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। बच्चों याद करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया लगाएंगे ना, क्योंकि डाइपोल उस तरफ जाएगा जिस तरफ उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। समझे? और स्टेबिलिटी कब ज्यादा मिलेगा? जब उसका एनर्जी कम होगा। आपको तो पता है, लेस इज एनर्जी मोर इज स्टेबिलिटी, लेस इज एनर्जी मोर इज स्टेबिलिटी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डाइपोल का एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस पी कॉस थीटा, और थीटा तो यहाँ पे 180 दिख रहा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। जो आपको दिख रहा है आपको, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू पी का डायरेक्शन है। फील्ड तो राइट को दिख रहा है, यहाँ पे एंगल तो 180 दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा? ये होगा माइनस पी कॉस 180। ये तो आखिर में प्लस पी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी हो गया। और डाइपोल उस तरफ जाएगा जिस तरफ एनर्जी कम होगा, बिकॉज लेस इज एनर्जी मोर इज स्टेबिलिटी। तो किधर जाएगा? सो एनर्जी कम कब होगा? तो ई कम हो गया, ई कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, बिकॉज पी तो कांस्टेंट है ना। सो इसीलिए इस क्वेश्चन में ये होगा कि जो डाइपोल है, डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट को जाएगा, है ना। डाइपोल अगर इस तरफ मूव करेगा तो फील्ड देखो कमजोर होते जा रहे हैं। आपने देखा ये फील्ड लाइंस है, दीज आर द फील्ड लाइंस, राइट।
तो राइट को जाएंगे तो फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट। सो फॉर मोशन टुवर्ड्स राइट, है ना, E इज डिक्रीजिंग, E क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। E डिक्रीज हो रहा है तो U भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। U डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। U कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यही तो चाहिए, डाइपोल को अपना स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। समझा आपको? इसलिए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? हाँ, कौन सा ऑप्शन? टुवर्ड्स राइट होगा। और एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, दैट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड आएगा। समझा सभी को? चलो आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, a screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire। अच्छा, आपको मेन स्केल रीडिंग कितना दिया? 0 दिया है बच्चों। हाँ, मेन स्केल रीडिंग 0 दिया, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 दिया। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया है बच्चों, थोड़ा देखो ये इसको। हाँ, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 division on the circular scale। अच्छा, इसका मतलब उसने पिच आपको दे दिया। पिच कितना दिया? 1 मिलीमीटर, राइट। तो डायमीटर ऑफ द वायर, इस इंफॉर्मेशन से आपको वायर का डायमीटर कैलकुलेशन करना है। बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट काउंट निकालते हैं। आपको तो पता है लिस्ट काउंट निकालेंगे तभी तो हम आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। सबसे पहले लिस्ट काउंट बताइए कैसे निकाले। लिस्ट काउंट का वैसे मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो लिस्ट काउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर को, मतलब पिच को नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करना पड़ेगा। पिच तो 1 मिलीमीटर दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन 100 दे दिया। बच्चों देखिए यहां से लिस्ट काउंट आ चुका है, और वंस लिस्ट काउंट आ गया तो आप रीडिंग कैसे निकालोगे? एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये होता है MSR। MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग, याद है आपको? स्क्रू गेज में जब हम वर्क करते हैं वहां पे एक मेन स्केल रीडिंग होता है, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। ये सब चीजें ध्यान में रखिए। MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। बच्चों ये आपको पता है या नहीं? आंसर के लिए ये करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। मेन स्केल रीडिंग तो ऑलरेडी आपको कितना दिया है, इधर देखो मेन स्केल रीडिंग कितना दिया, 0 दिया है ना। हाँ 0 दिया है, और इसलिए आएगा 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे दिया 52। अच्छा 52 इनटू आंसर किस में दिया है बच्चों, सेंटीमीटर में दिया है क्या? अरे ये तो मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये आएगा 1/100 मिलीमीटर। सो 1/1000 क्या, सेंटीमीटर, राइट। तो 52 इंटू 1/1000 ये आंसर आएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 0.0 हाँ 0.052 है या 0.052 करेक्ट। तो इसमें हाँ 1 इसका आंसर सही है। ठीक है, तो स्क्रू गेज को बेस करके एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्क्रू गेज में जब आप वर्क करते हैं तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। समझ पा रहे हैं? चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स, क्वेश्चन को देखिए। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, मतलब ब्लॉक का इनिशियल स्पीड क्या दिया, 0 दिया है। Let Sn be the distance traveled by the block in interval t is equal to, हाँ सोचो आप, Sn कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? Sn कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? t is equal to n minus 1 से लेके t is equal to n। अरे अरे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है? n नहीं, मैं nth बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सेकंड है। सो उसका एक्सप्रेशन फॉर्मूला याद है बच्चों, एस nth, जो एस nth है ना, इसको ही, इसका फॉर्मूला क्या है, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए जो एस nth है ना, उसको उसने n बोल दिया, उसको उसने sn बोल दिया। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो सकता है ना। तो इसलिए अब आपको इसका आंसर आ जाएगा, Sn/Sn+1 बोल रहा है। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। u तो 0 है, 0 प्लस a/2
2n माइनस 1, नीचे क्या होगा 0 प्लस a/2, 2 इंटू n की जगह लिखना n प्लस 1, समझ पा रहे हो? n की जगह n प्लस 1 लिखना, माइनस 1 लिखना, तो इस आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ये ऊपर आएगा 2n माइनस 1, नीचे आएगा 2n प्लस 1, a/2 हो गया कैंसिल, ऑप्शन आ गया 3। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करें। Convex lens, a focal length 20 centimeter, and a concave lens B, a focal length 5 centimeter, are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance between them is what? क्वेश्चन समझा? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, अच्छे से समझोगे तो फिर आप कर लोगे। एक्चुअली क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये ना एक कन्वेक्स लेंस है। बच्चों अगर आप क्वेश्चन समझ लोगे ना तो ज्यादातर आप बच्चों इसको कर सकते हैं, ज्यादातर बच्चे कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी हुई तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ये देखो कन्वेक्स लेंस है, ये देखो बच्चों कनकेव लेंस है, उनके बीच कुछ तो सेपरेशन है जिसको उन्होंने डी बोला है, राइट? और क्या बोला? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो बाहर से टकराया, ये देखो ऐसा पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराया इसको। अच्छा अगर पैरेलल है तो उसको कहां मिलना चाहिए? फोकस पे मिलना चाहिए, है ना? बट उससे पहले ही अगर आ गया तो क्या करोगे? एक्चुअली इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसको दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, हाँ, कि ये मिलने से पहले मतलब यहाँ पे जो पैरेलल बीम है ये जाएगा। अगर आप सोचो अगर कनकेव लेंस होता नहीं तो कहां पे मिलता? तो होता नहीं तो फोकस पे मिल जाता, होता नहीं तो ये देखो ये इसका फोकस है, यहाँ पे मिलने वाला था। ये इसका फोकस है, किसका? लेंस का फोकस है। लेंस का फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है, राइट? तो इसका मतलब है कहां से कहां तक 20 है? कौन सा डिस्टेंस 20 है बच्चों? लेंस से लेके यहां तक। सुनो, देखो, सुनो, देखो, समझो। हाँ, ये डिस्टेंस ना, ये आपको 20 दिया है बच्चों, ये आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 20 दिया है। और डी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर ये 20 है और ये 5 है तो ऑटोमेटिकली बोलना ये कितना होगा? हाँ, ये होगा 15 सेंटीमीटर, राइट? समझिए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन को, समझिए। तो पर क्या हुआ कि ये दोनों रे मिलने से पहले बेचारे ये दूसरी लेंस आ गया, ये दूसरी लेंस उसके सामने आ गया और वो की कनकेव लेंस है, वो तो रे को डाइवर्स करने के लिए कोशिश करेगा। तो आंसर दिया है कि फाइनली क्या हुआ, जो रेज है ना ये फाइनली फाइनली क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ये फाइनली ऐसा पैरेलल होकर जा रहे हैं, पैरेलल होकर आए, पैरेलल होकर गए, आखिरी में ये पैरेलल हो गए। तो ये इसके लिए पैरेलल होने के लिए, ठीक है, फोकल लेंथ, अच्छा ये 5 नहीं दिया बच्चों, ये 5 नहीं दिया बच्चों, ये तो हमको चाहिए, डी हमको चाहिए, वो 5 नहीं दिया, हाँ? याद रखो, डी तो हमको पूछ रहा है, हमको जो डी है ना ये तो चाहिए। 5 क्या दिया देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, बी का फोकल लेंथ 5 है, मतलब ये देखो बी का फोकल लेंथ 5 है, ए का फोकल लेंथ 20 है, बी का फोकल लेंथ ऑलरेडी 5 दे दिया। स्टूडेंट्स अगर ये इसको पैरेलल होना है, ये अगर पैरेलल होना है, जरा बताइए ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? उसको पैरेलल होने के लिए बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये इसका फोकल लेंथ होना चाहिए, दैट मींस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये जो फोकस है ये कन्वेक्स लेंस का भी फोकस है, कनकेव का भी फोकस है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये दोनों का फोकस होगा, तभी से कैसे हो सकता है? आप समझ पा रहे हो? अरे बच्चों जब ये आखिरी में पैरेलल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पॉइंट इसका फोकस होना चाहिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है कि एक ही पॉइंट कन्वेक्स का भी फोकस है, कनकेव का भी फोकस है। जब ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपको इसका दिया है तो डी कितना होगा? सो देयरफॉर डी जो है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ये होगा 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा आएगा? 15 सेंटीमीटर आएगा। पर याद रखो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये रे कन्वर्स होने से पहले, मतलब मिलने से पहले ही ये लेंस आ गया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लेंस दूर में है, मतलब इससे अगर अगर इस लेंस को यहां रखूंगा
तो फिर सिनेरियो कुछ अलग बनेगा, कहानी कुछ अलग बनेगा। समझ पा रहे हो? तो ये वाला कहानी जो बताए उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब है इसके हिसाब से हम इसको ही टिक करेंगे। हाँ, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। एस्केप वेलोसिटी, यानी ये क्वेश्चन हमको ग्रेविटेशन से पूछा गया है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस, अच्छा रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। बच्चों कुछ नहीं है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी तो सबको पता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इसको इन्होंने v बोला 2gm/r करो, इसको थोड़ा चेंज करो। इन्होंने एक क्वेश्चन में डेंसिटी का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो हम मास में कैसे रख सकते हैं? आपको डेंसिटी में बदलना ही पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यू ऐसे लिखना पड़ेगा। बाय आर है, इसका रूट लेना पड़ेगा। देखो इसको कट जाएंगे, रो तो सेम है, सब कुछ सेम है। ये सिर्फ ये क्या है, आर को प्रोपोर्शनल है। देखो क्योंकि इन्होंने रो दोनों के लिए क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो ये वाला फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। अगर बी प्रोपोर्शनल टू आर है तो फिर क्या पूछा उन्होंने, क्या पूछा? रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया। अगर रेडियस 4 टाइम्स हो गया तो आप ये बताओ बच्चों क्या होने वाला है? अगर रेडियस 4 टाइम्स हो गया तो वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगा। सो देयरफॉर v dash will be 4 टाइम्स v, यानी कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ये 1 सही है। समझा? ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ये एसी सर्किट, एसी सर्किट, हाँ जब भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो देख लेना जो सोर्स यूज हो रहा है वो एसी है या डीसी है। जैसे यहाँ पे देखो एसी सर्किट है ना, तो एसी सर्किट आया तो याद करो एसी सर्किट में सबसे एक्सक्लूसिव पॉइंट क्या होता है बच्चों? वो होता है फेज रिलेशनशिप, फेजर डायग्राम। हाँ, उसको कभी मत भूलना। यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर से लगे, ये क्या है? हाँ, मेन बात तो यहाँ लिखा है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 40 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट, रजिस्टर के अक्रॉस 40 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसके अक्रॉस 40, 10, 40 ऐसे दिया है। तो क्या टोटल वोल्टेज के लिए सबको ऐड कर दोगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा? नहीं नहीं, डीसी में ऐसे होता है, इसमें ऐसे नहीं होता। एसी में बच्चों जरा याद कर लेना, एसी में क्या होता है कि आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है। जब फेजर डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा आएगा, राइट। सपोज ये जो है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ पे 40 VL, ये है VL, कितना दिया? 40 दिया। तो नीचे कौन सा आएगा? ऊपर इंडक्टर का वोल्टेज दिखा है तो नीचे कैपेसिटर का वोल्टेज जो कि सिर्फ 10 दिया है। ये रजिस्टर का वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये भी 40 दिया है। सोचिए इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जो वोल्टेज है उनके बीच एक फेज डिफरेंस होता है, पता नहीं? इंडक्टर कैपेसिटर के बीच जो वोल्टेज है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है? फेज डिफरेंस 180 होता है। इसलिए मैं इसको 180 डिग्री एंगल में दिखा रखा हूं। तो इसका नेट कितना आएगा? नेट आएगा 40 माइनस 10, ये तो 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो रिजल्टेंट ये 30 30 लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा 50। तो टोटल वोल्टेज 50 आ गया, है ना? ये नेट 50 आ गया। और ये नेट वैल्यू मतलब क्या है? आरएमएस वैल्यू है। एसी सर्किट में अगर आपको बोल रहा है ना कि इतना वोल्ट इतना वोल्ट इतना वोल्ट, कौन सा वैल्यू है? एसी का वोल्टेज तो बदलता रहता है ना, एसी का वोल्टेज बदलता रहता है क्या नहीं? यस। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आरएमएस पकड़ना, कुछ नहीं बोला तो आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पकड़ना। तो आपको टोटल वीआरएमएस का जो नेट है ना वो आपको 50 मिल गया है, 50 वोल्ट मिल गया। समझा गया? आप इसको क्या लिख सकते हो? आईआरएमएस वीआरएमएस इनटू जेड। जेड मतलब इंपीडेंस, पढ़े हो? जेड इज इक्वल टू 50। अच्छा आईआरएमएस आपको क्या दिया है? ये जो 10√2 दिया है ये आईआरएमएस नहीं दिया, ये आई नॉट दिया है। एम्पलीट्यूड वर्ड यूज किया गया है। बच्चे कई सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया, तो एम्पलीट्यूड लिखा है, मतलब आई नॉट दिया है। आई नॉट दिया है 10√2। अरे भाई आई नॉट 10√2 है तो आईआरएमएस कितना होगा? आईआरएमएस जो है वो होता है, ये आएगा 10 आएगा ना, क्योंकि आईआरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाई √2 होता है। हाँ, √2 डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज 10 into z is equal to 50। तो यहां से z मिल गया 5 ओम, तो इसका आंसर 5 ओम होना चाहिए। मतलब यानी कौन सा ऑप्शन कर दिख रहा है बच्चों? यस, इसका आंसर 1 आएगा। इसी सर्किट का क्वेश्चन था बच्चों, और एक बार देख लीजिए। सो फेज रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे प्रोसीड करें।
A spring is stretched by 5 centimeter by force of 10 Newton. The time period of oscillation when a mass of 2 kilogram is suspended. Again हम चले गए simple harmonic motion. बच्चों कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स kx होता है। अरे बच्चों, आपको kx ही 10 न्यूटन दे दिया क्या? kx ही 10 दे दिया, तो यहां से k निकल गया। 10 by x, x कितना दिया है? 5 मत लिखना, सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदलना। देखो बच्चों, इसका 5 टू ये आ गया 200 न्यूटन पर मीटर, ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। वन स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, तो आप टाइम पर निकाल सकते हो। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m by k। पढ़े हो क्या? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। 2 पाई मास दिया है यस 2 किलोग्राम बाय 200, इसका स्क्वायर रूट, इसका आंसर आ चुका है। आप ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आना चाहिए? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1, यानी 0.628 आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, इसको दिख रहा है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए ना? ठीक है। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। ठीक, करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r। अरे ये फिर आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स है। अगेन ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स आया है बच्चों, ये ना थिक करंट, थिक करंट कैरिंग केबल बोल रहा है, मतलब आप इसको सिलेंडर मानना है, ऐसा ऐसे सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, समझ पा रहे हो? सो बच्चों क्या है ये कि सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। कुछ ऐसा है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो आपको मालूम है इसमें अगर करंट टोटल मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पे फॉर्मूला क्या था? सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द केबल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल। हम अगर एक्सिस से दूर दूर चलते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा? ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका एक्सिस है इनसाइड स्मॉल आर, इनसाइड फील्ड का फॉर्मूला क्या है मालूम है बच्चों? बी इनसाइड फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये तो आउटसाइड क्या होगा? है आउटसाइड जो है, आउटसाइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, मतलब आर को, ये देखो आर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर इनसाइड ना आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ दिस इनटू आर होता है। इसका मतलब क्या है? ये इनसाइड आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इसका रेडियस है, समझ पा रहे कि नहीं? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या लगता है इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? यस, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। इनसाइड स्ट्रेट लाइन और बाहर क्या है? हाइपरबोला। ये स्ट्रेट लाइन और ये हाइपरबोला, राइट? बिकॉज आर को इनवर्सली रिलेशन आएगा तो ग्राफ क्या आता है? हाइपरबोलिक आता है, राइट? चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन न्यूक्लियस का क्वेश्चन आ गया। रेडियो एक्टिविटी, एक न्यूक्लियस से XZA अंडरगोस स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस। अच्छा, X डीके हो गया, B हो गया, B से C हो गया, C से D हो गया, एटॉमिक नंबर -1 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया। अच्छा, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए ऐसा पूछ रहे हैं? अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो सब आइडिया लगाओ ना। बीटा, बच्चों में थोड़ा आपको बीटा के बारे में आइडिया दे दो। स्टूडेंट्स, बीटा जो है ये ना दो टाइप का है, एक बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बीटा माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ये -10 लिखते हैं। बीटा प्लस का मतलब है पॉजिट्रॉन, ये +10। बच्चों ये है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में कुछ पता है क्या आपको? पॉजिट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है कि अगर हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको जरूर पता चलेगा। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, क्वार्क का एंटी क्वार्क, है ना? इसमें एंटी पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, पर मास दोनों का सेम है। बच्चों पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों का मास क्या होता है? सेम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास क्या होगा? सेम होगा। मास सेम होता है, चार्ज क्या होता है? उल्टा होता है, स्पिन भी उल्टा होता है। पार्टिकल एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। चार्ज उल्टा होगा, स्पिन भी उल्टा होगा, याद रखिए। सो यहाँ पे अगर आपने इसको पहचान गए ना तो आप कर लोगे। देखो पहले क्या था? एक्स था, एक्स जेड था। ये देखो ये हो गया बी जेड -1, आर जेड -1 हुआ। इसका मतलब ये कौन निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला या पॉजिट्रॉन निकला? आप ही बताओ, इलेक्ट्रॉन निकला है पॉजिट्रॉन? आपको पता है ना
कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर प्रोसेस में एटॉमिक नंबर क्या होगा? कंजर्व होगा, मास नंबर कंजर्व होगा, मास नहीं, मैं क्या बोला? मास नंबर। ओके, तो इसलिए इसका मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ पे कौन निकला है बच्चों? यहाँ पे निकला है बीटा प्लस, मतलब एक पॉजिटिव निकल गया। पॉजिटिव निकल गया तो ये -1 है, क्योंकि बीटा प्लस का मतलब क्या? बीटा प्लस का मतलब है ये +1 0। सही है या नहीं? देखो, उसके बाद क्या हुआ? Z-3 हो गया। फिर अचानक जो है ये हो जाता है सी का क्या एटॉमिक नंबर? Z-3 है। इसका मतलब देखो एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आया ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन निकला होगा? क्या लगता है? यस, अल्फा निकल गया। अल्फा का मतलब क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 2 प्लस 2 4 होता है, पता है ना? हाँ, तो हीलियम जो न्यूक्लियस है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा निकल गया। इसका मतलब है साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसका आंसर 4 आना चाहिए। आखिरी में Z-3 था, Z-2 हो गया, इसका मतलब कौन निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इसके बाद तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है? वो डी हो गया और Z-2 हो गया। ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे निकला इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस निकला। बीटा माइनस का मतलब होता है E-10। आप समझ पा रहे हैं? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? 4 है। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या? यही अप्रोप्रिएट है इस सारों में से। हाँ, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास सेम डेंसिटी डी। अच्छा, बॉल का बच्चों यहाँ पे डेंसिटी डी दिया है, मास सेम दिया है। व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन अच्छा कांस्टेंट हो गया, बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। हाँ, ये याद करो, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी, ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। डेंसिटी ग्लिसरीन का दे दिया, द विस्कस फोर्स पूछ रहा है। अरे स्टूडेंट्स, आपको क्या बताऊं, ये देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉल का वेलोसिटी कांस्टेंट बोले तो बॉल का एक्सेलरेशन 0, बोले तो बॉल पे नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 कैसे किया हुआ? नेट फोर्स इसलिए 0 हुआ क्योंकि बॉल पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे mg लग रहा है, ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है। ग्लिसरीन के अंदर मूव कर रहा है तो अपथ्रस्ट भी लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। जा रहा है नीचे, नीचे जाएगा तो विस्कस फोर्स, तो एक रेजिस्टिव फोर्स है ना, ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स 0 का मतलब है कि एफ बी प्लस अपथ्रस्ट इक्वल होगा mg के साथ। हमें एक्चुअली विस्कस फोर्स चाहिए जो कि होगा mg माइनस अपथ्रस्ट। कर लोगे आप? यस, आप कर सकते हैं, बिकॉज आप मास को क्या लिख सकते हैं? मास को हम लिख सकते हैं उसका डेंसिटी। देखो बॉल का डेंसिटी डी है, डी इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, राइट, माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को क्या लिख सकते हैं? अपथ्रस्ट जो है वो आएगा इमर्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अपथ्रस्ट के एक्सप्रेशन में लिक्विड का डेंसिटी आता है, और ये तो बॉल तो पूरा पूरा इमर्स है, पूरा बॉल का पूरा पूरा बॉडी ही ग्लिसरीन के अंदर है। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको लिखना पड़ेगा इसका 4/3 पाई आर क्यू इंटू D/2 इंटू जी। देखो ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। सो बच्चों इसको थोड़ा मैं यहां लिखता हूं, है ध्यान से देखिए। इसका मतलब है विस्कस फोर्स हमें कितना मिला, इसको सॉल्व कर दीजिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है इसको कुछ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आ गया D इंटू 4/3 पाई आर क्यू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है इंटू जी माइनस माइनस D/2 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी। सीधा सीधा आंसर आ गया, ये आएगा D/2 4/3, ठीक है, 4/3 इंटू पाई आर क्यू इंटू जी, राइट। तो ये ना, ये हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसको m/2 इंटू जी लिख सकते हो बच्चों? बोलिए। तो ये आ गया विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन। देखिए जब मास, मास ये वाला था, ये देखो mg ये था, और ये इसका हाफ मिल रहा है, तो इसका m/2 जी आएगा ना। सो दैट मींस इस क्वेश्चन का भी बच्चों आंसर आ चुका है। इसका आंसर कौन सा आएगा? 2 आएगा, mg/2, राइट। तो ये विस्कोसिटी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड। अच्छा, पानी जो है, वाटरफॉल से पानी गिर रहा है और 15 किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में 15 किलोग्राम पानी स्ट्राइक कर रहा है। समझ पा रहे हो? टू ऑपरेट टर्बाइन, जिससे टर्बाइन को घुमाते हैं ना,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन याद करो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है, बड़े बड़े टर्बाइन होते हैं, पानी को ऊपर से नीचे गिरा के टर्बाइन को घुमाते हैं, और वो कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करो। हाँ, तो वो उस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे टर्बाइन, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन? कितने इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा? 10% पावर गया फ्रिक्शन से, है ना, हीट फॉर्म में डिसिपेट हो गया। बच्चों कुछ नहीं, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे जो ग्रेविटी वर्क करेगा, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू mgh, हम लिख सकते हैं। अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे dw by dt, तो आपको इससे इनपुट पावर मिलेगा। सो मास gh को बाहर निकाला, इसको dm by dt लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपको दे देगा इनपुट पावर। सो इनपुट पावर, सो पावर इनपुट आपको मिल चुका है स्टूडेंट्स। ये होगा g को 10 ले लो, इन्होंने 10 बोला तो 10 लेना पड़ेगा। हाइट कितना दिया? 60 मीटर। अच्छा, ये दे दिया, 15 दे दिया, सब मल्टीप्लाई करके कितना आता है? ये आता है 9000 वैट। 9000 वैट मतलब 9 किलोवाट इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कितना होगा बच्चों? आउटपुट पावर कितना होगा? इनपुट पावर में से 10% माइनस कर दो, है ना। सो 9 किलोवाट माइनस उसका 10%, देखो ना, 10% जो है वो लॉस हो गया। तो 9 का 10% कितना होगा? 0.9 किलोवाट। तो कौन सा आंसर आ गया? यस बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये कौन सा? यस, 3 विल बी द राइट आंसर। बच्चों और एक बार देख लीजिए, जो इनपुट पावर है उसमें से 10% माइनस कर दो ना, तो बाकी जो रह गया उतना एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया, कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज P गिवन बाय V नॉट sin ओमेगा t। अच्छा, आपको पता है कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करता, डीसी को ब्लॉक करता है। क्यों ब्लॉक करता है? सोचो, है ना। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को अलाउ नहीं करता, और इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, मैक्सवेल ने बड़ा कमाल का काम किया है। ओके, मैक्सवेल ने ही डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कवर किया, ठीक है। तो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो स्पेस है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट एक हाइपोथेटिकल करंट होता है कि इमेजिनरी करंट होता है। और आपको उसके बारे में कुछ आइडिया पता है या नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये सब कहां पे आता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आता है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी को हम क्या लिख सकते हैं? चलो करंट का फॉर्मूला dq/dt डाल देते हैं, और q को लिख देते हैं q = cv। हो गया आपका काम। सी तो बाहर आ गया। सो डी बाई डी टी आपको वोल्टेज दिया है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो V नॉट आ गया, कौन सा ऑप्शन? सी ओमेगा V नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है या? हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर 2 आ गया, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the number of photons per second on an average emitted by source of monochromatic light। स्टूडेंट्स आपको लाइट सोर्स का वेवलेंथ दे दिया है, कितना दिया है? 600 नैनोमीटर। सो व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 into 10⁻³ वाट। अच्छा, ये आप कर सकते हो, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है। स्टूडेंट्स देखिए, पावर, जो पावर है इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर को ऐसा लिखा जा सकता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। थोड़ा अब डायमेंशनल भी सोचिए, एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं। एनर्जी को n टाइम्स h न्यू लिख सकते हैं बाय टाइम। देखो एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है? h न्यू होता है। ऐसे मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितना है? n है। मतलब t समय में, t टाइम में n फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, और एक फोटोन का एनर्जी h न्यू है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, hc बाय लैम्डा, न्यू को c बाय लैम्डा लिख सकते हैं, और यहां से आपका नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल्स टू पावर इनटू वेवलेंथ बाय hc। सबके वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, और आपको इसका आंसर आ जाएगा। पावर दिया है 3.3 into 10⁻³ वाट, ये पावर है। लैम्डा, आपको लैम्डा दिया है 600 नैनोमीटर, सो 600 into 10⁻⁹ लिखना पड़ेगा, राइट। नैनोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो? तो हाँ, थोड़ा दिखने रहे क्या आपको? अच्छा, दिस इंटू 600 into 10⁻⁹, और hc पता है, h कितना आपको ऑलरेडी दिया है 6.6 10⁻34।
सी है 3 × 10⁸ इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे आपको आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेशन करके लगभग कितना आ रहा है, 10⁻16 के करीब आ रहे हैं क्या? इसको सॉल्व करो, इसका आंसर 4th आता है, हाँ? इसको हाँ 10⁻16 यस। चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसमें बस आपको डायमेंशनली पावर को एक्सप्रेस करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। Electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration in a p-type semiconductor. Okay. n-type semiconductor, p-type semiconductor आप पढ़े हो semiconductor में, yes. तो यहाँ पे आपको concentration इक्वल दे दिया, that means number concentration of electron इक्वल है number concentration of hole के साथ। जो भी क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है उसको पकड़ लेना पहले, हाँ? An external field is applied across each of them. अच्छा, compare the current. अच्छा, ये जो है ये दोनों के लिए क्या दे दिया, सेम दे दिया। हमें करंट को कंपैरिजन करना है। अच्छा, करंट का एक्सप्रेशन क्या था, I = NEA/VD, वही वाला एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और VD को आप क्या लिख सकते हैं, VD जो है बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं VD = μE। पता है आपको बच्चों, म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी, म्यू इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, याद रखिए। पता नहीं था तो आज पता चला, म्यू इज द मोबिलिटी। और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रहता है किससे, होल से, ये भी ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन हैज ग्रेटर मोबिलिटी देन होल, है यस। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम जब करंट को एक्सप्रेस करेंगे तो करंट को जब एक्सप्रेस करेंगे तो एक बार हमें होल का मोबिलिटी लिखना पड़ेगा और एक बार इलेक्ट्रॉन का लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मोस्टली किससे फ्लो होता है, होल से फ्लो होता है। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल होता है, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, एन ई ए म्यू इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल का करंट लिखना पड़ेगा एन ई ए म्यू ऑफ होल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अब आप आंसर बता सकते हैं, बाकी सब सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ म्यू अलग है। म्यू जो है इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होने की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी ग्रेटर देन होल करंट। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही दिख रहा है बच्चों, सारे ऑप्शन को चेक कीजिए, 1 बाय 1 चेक कर लीजिए। हाँ, करंट इन एन टाइप बच्चों, एन टाइप कंडक्टर, एन टाइप में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है और पी टाइप में होल की वजह से होता है, इसलिए फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। सब कुछ देख लीजिए। सो म्यू इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, ये ध्यान में रखिए, इसको बोला जाता है मोबिलिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है किससे, होल से। चलिए स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को लेके क्वेश्चन आ गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन ऑफ द 4 वायर्स। अच्छा, हर वायर का इक्वल एरिया है, लेंथ इक्वल है, तो सबका रेजिस्टेंस भी इक्वल आएगा। और चारों पैरेलल में है, नहीं हाँ चारों पैरेलल में, और उनका इफेक्टिव कितना है, 0.25 है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा बोलना चाहता है, ये रजिस्टर 1 2 3 4 चारों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, सब आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, तो आर इफेक्टिव आपको पता है ये होगा R/4, राइट। ये आपको दे दिया 0.25 इज R/4, यहां से R निकल गया 1 हो गया काम। बाद में क्या किया उन्होंने, सबको सीरीज में लगा दिया। देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 1 2 3 4 सीरीज में लग गया, 1 1 1 1, इसका आंसर कौन सा आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, यानी 4 ओम इसका आंसर आएगा, सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है। समझा सभी हो? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन, मैच द कलम। फिर और एक क्वेश्चन आ गया मैच द कलम को लेके, कलम ए कलम बी दोनों कलम को मैच करो, 1 2 को मैच करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड, प्रेशर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, ये सब चीजें यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपको यूज करना पड़ेगा। बच्चों आपको तो पता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, ये जो है ना ए से मैच कर गया, हाँ, अंडर रूट 3r²। तो बोलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, बताइए बताइए। ए का देखो, ए का क्यू आ जाएगा, बी क्या है, प्रेशर ऑफ आइडल गैस, ये प्रेशर का तो ये एक्सप्रेशन है, मतलब बी का कौन सा आएगा, पी आएगा, समझा, सॉरी पी बोले तो पी का कौन सा आएगा, बी आएगा। तो उसके बाद कौन सा पूछा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, अच्छा ये तो 3/2 kT होता है, इसका मतलब ये होगा सी का। और टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस,
बच्चों इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, U इज इक्वल टू F/2 nRT। ये ना, ये केटीज में पढ़ा होगा, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, RT आ गया, ये क्या 5/2 nRT। इसका मतलब है जो बाकी रह गया है ये कौन सा आएगा, ये वाला। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों? हाँ, इसका आंसर डी आ जाता है, राइट, डी ऑप्शन आ रहा है। समझा? तो ये कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरी पता है तो आप इसको कर लोगे। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट देखिए। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function। अरे वर्क फंक्शन को अगर फाई नॉट में डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे 0 दे दिया। ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए लैम्डा लैम्डा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अरे भाई ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ है, और ये जो लैम्डा डी लिखा है ना, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, कंफ्यूज मत होना। सो बच्चों याद करो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था। वैसे तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन लिख लेते हैं, h nu minus h nu naught, है ना, मतलब h nu जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, h nu minus phi naught। phi naught मतलब ये वर्क फंक्शन, ये क्या होता है, k मैक्स होता है। बच्चों आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। हम इसको लिख सकते हैं hc by lambda minus 0 is equal to half mv square, क्योंकि उन्होंने वर्क फंक्शन को लगभग क्या दे दिया, 0 दे दिया है ना। तो यहां से आइडिया मिलता है, यहां से आपको भी निकल गया, और वंस भी निकल गया तो आप क्या कर सकते हैं, यह आएगा 2hc by m lambda, इसका अंडर रूट। आपको चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, सो लैम्डा डी इज इक्वल टू h by mv। पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, h by m into v तो निकल चुका है, 2hc by m lambda, इसका अंडर रूट। स्टूडेंट्स बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा आ चुका है, कौन सा आंसर आया, ये देखो 2mc by h2, ये आ जाएगा, यस ये लैम्डा डी है, ठीक है। अगर इसको हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा h लैम्डा का रूट डिवाइडेड बाय 2m hc का अंडर रूट। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ही हट जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हाँ इसका आंसर आ गया बच्चों, इसका फोर्थ आंसर आ गया, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दोनों को मिला दिया। फोटो, ये सब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आया, ये देखो डी ब्रोगली वेव्स आया, दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। चलो बच्चों आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेक्शन ए का कंप्लीशन हो गया। आपको मालूम है इस साल नीट में एक न्यू पैटर्न में टेस्ट हुआ है, जिसमें सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 35 है, ओके। अभी तक देखिए मैंने 35 क्वेश्चन डिस्कशन किया, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं, और 35 में से 35 करना है, ये सबके सब कंपलसरी है ना। अभी तक मैं सेक्शन ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा था, राइट। 35 से 35 आपको सॉल्व करना पड़ता है। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, और 15 में से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये लेंदी और डिफिकल्ट होते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, बट उसमें ऑप्शनल है, आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा और आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये इस साल से एक न्यू पैटर्न में टेस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे कि नीट का एग्जाम हो गया है ना, तो उसमें इसी प्रकार का जो है पैटर्न से क्वेश्चन आया, राइट। तो इसमें अभी हमने सेक्शन ए का आज डिस्कशन कर लिया। मैं एक्चुअली इस डिस्कशन सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं। अभी मैं आपको सेक्शन ए का डिस्कशन कर दिया हूं, और नेक्स्ट क्लास कल मैं आपको सेक्शन बी का, यानी वो जो 15 क्वेश्चन है जिसमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, हम तो 15 के 15 ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको अगले लेक्चर आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। तो ये बच्चों देखिए, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए फिजिक्स एक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है। आपके लिए फिजिक्स एक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको बस पढ़ के आंसर नहीं आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे, जब फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं आता, एक आधा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, है ना। बट ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कुछ काम करना पड़ता है, आपको इक्वेशन लिखना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है ना, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने पड़ते हैं, उसके बाद आंसर मैच होता है।
इस तरीके से फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट, अलग टाइप का सब्जेक्ट आप मान सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी नीट, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा आपको उस एंगल से सोचना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वैसा ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वैसा ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपना एक फ्लेवर होता है ना, होता है ना। इसलिए उस सब्जेक्ट को उसी तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी का एक अलग तरीका है, उस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा दिमाग अलग तरीके से चलना चाहिए। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल अवेयरनेस, है ना, ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। जैसे कि मेडिकल के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स सीखते नहीं तो उनको लगता है ये मैथ मैथ सुन के ही वो परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैथ भी तो बहुत ही अच्छी चीज है ना, और थोड़ा बहुत मैथ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन दिख रहा है आपको। आपको पता है फिजिक्स में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, वेक्टर अलजेब्रा, सारे सारे पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें यूज होता है। तो थोड़ा थोड़ा जो बेसिक आइडिया है वो तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लोग जो है उसका प्रिपरेशन उस ढंग से कीजिए। और अगर आप 11th 12th में, तो अभी से आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। और हमेशा एक ये मजेदार तरीके से आपका स्टडी होना चाहिए। कभी भी आप स्टडी को लेके परेशान मत होना, पढ़ाई को लेके परेशान मत होना, मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना, अपना वीकनेस को फोकस करना, आप कहाँ पे कमजोर है, आज आप कहाँ पे कमजोर है, आपका वीकनेस कहाँ है, उसको पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ो, मेहनत करो, और डेफिनेटली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप चाहोगे तो सब हो सकता है ना। हैं? तो आज जैसे आप लोग आजकल के बच्चे हो, आजकल के जमाने के बच्चे हो, चालाकी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में हार्ड वर्किंग में है, राइट। सो अपना वीकनेस को पकड़िए और काम कीजिए, फिर आप 100% कर सकते हो। सो प्रिपरेशन का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन काफी प्लान होना चाहिए। रोज रोज आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स पढ़ा फिर मैं 3 दिन के बाद फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको टच में रहना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। उस तरीके से मेहनत कीजिए, एंजॉय कीजिए सब्जेक्ट को, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, है ना। सो दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है, बस नॉलेज हम गेन कर रहे हैं ना। हाँ, पढ़ाई के चक्कर में हम बहुत सारे नॉलेज गेन कर लेते हैं, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। ऐसा सोच के पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास आपसे मुलाकात होगा, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, अभी का नीट पेपर का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, गुड बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।